एक बार एक दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था जिसे लोग मूर्खों की सभा के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस खंडहर में रात बिताता है वह अगले दिन या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि उस खंडहर में ऐसा क्या है, लेकिन डर इतना गहरा था कि लोग वहां दिन में भी नहीं जाते थे। उस गांव में चार दोस्त रहते थे, भोला, पिट्टू, सन्नी और गप्पू। ये चारों हर समय हंसी मजाक में लगे रहते और अपनी बेवकूफियों से गांव में मशहूर हो गए थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो खंडहर की सच्चाई पता करेंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे। उनका मानना था कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। शाम होते होते चारों दोस्त खाना पानी लेकर खंडहर की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब सी सरसराहट थी, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर भयानक आवाजें निकाल रही थी। जैसे ही वे खंडहर के अंदर दाखिल हुए, अंदर की ठंडी और सीलन भरी हवा ने उनका स्वागत किया। भीतर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक गोल लकड़ी की मेज और चार टूटे फूटे कुर्सियां रखी थी। गप्पू ने मजाक करते हुए कहा, शायद यही है मूर्खों की सभा। और चारों हंस पड़े। उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया और बैठकर चिप्स और बिस्किट खाने लगे। अचानक हॉल की एक दीवार से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। पिट्टू ने ध्यान से सुना तो उसे लगा कोई धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ा रहा है। उसने बाकी दोस्तों को चुप करवाया और कान लगाकर सुना। आवाज अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। कौन आया? कौन आया? दीवार से आती फुसफुसाहटें पूरे हॉल में गूंजने लगीं। चारों दोस्त पहले तो हंसते रहे, लेकिन जब मेज पर रखा टॉर्च खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ा और दीवार पर परछाइयां दौड़ने लगीं तो उनके चेहरों से हंसी गायब हो गई। सन्नी ने कहा कि शायद ये हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन उस वक्त कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं था। भोला ने डर को हंसी में उड़ाने के लिए कहा, चलो एक गेम खेलते हैं, मूर्खों की सभा के नाम पर। चारों ने एक एक कुर्सी खींचकर गोल मेज के चारों ओर बैठना शुरू किया। जैसे ही चौथा बैठा, दीवारों पर टंगी जालों से एक चीख गूंजी, मानो कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। टेबल के बीचों बीच एक पुराना पंखा पड़ा था जो खुद ब खुद घूमने लगा, जबकि कमरे में बिजली थी ही नहीं। फिर अचानक सभी दीवारों पर एक ही चेहरा उभरने लगा, लेकिन हर चेहरे की आंखें खाली थीं, बस काले गड्ढे। पिट्टू ने उठकर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। गप्पू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जब खोली तो देखा कि वे चारों अब उस मेज पर नहीं थे। चार अजनबी चेहरे उनकी जगह बैठे थे और वे खुद दीवार पर टंगे चेहरों में बदल चुके थे। बाहर से किसी की आवाज आई, नए मूर्ख आ गए हैं, सभा फिर से शुरू होगी। तभी खंडहर के फर्श में दरारें पड़ने लगीं और नीचे से धुआं निकलने लगा। धुएं में कई हाथ थे, सूखे, बेजान और कांपते हुए। उन हाथों ने सन्नी को पकड़ लिया और वो चीखता हुआ अंधेरे में समा गया। बाकी तीनों चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजे की जगह अब ईंटों की दीवार बन चुकी थी। एक अजीब सी रोशनी में वे तीनों से मेज के पास खींचे चले गए। तभी खंडहर की छत पर एक लाल रंग की रोशनी चमकी और उसमें से एक बूढ़ी औरत की परछाई उतरी, जिसके बाल जमीन तक थे और चेहरे कोई आंख नहीं थी। वह परछाई हवा में तैरती हुई मेज के चारों ओर घूमने लगी और बोली, सभा अधूरी है, मूर्ख पूरे नहीं हुए। भोला कांपते हुए चिल्लाया, हमने क्या किया है? उस परछाई ने कहा, जो भी सभा में शामिल होता है वह मूर्खों में बदल जाता है और फिर वह यहां से जा नहीं सकता। गप्पू जोर से रोने लगा। तभी उसकी आवाज गूंजने लगी और गूंज एक गीत में बदल गई, एक अजीब, डरावना, उल्टा बोलता हुआ गीत। हर बार जब वह गीत गूंजता, दीवार पर एक नया चेहरा उभर आता। अब वहां 25 चेहरे थे, सभी खामोश, सभी खुले मुंह और खाली आंखों वाले। दीवारें धीरे धीरे खिसकने लगीं, जैसे खंडहर जिंदा हो गया हो। फर्श से धुएं के साथ अजीब आकृतियां उठने लगीं। कुछ छोटे बच्चे, कुछ बूढ़े, सबके मुंह उल्टे और आंखें अंदर धसी हुई थीं। एक एक कर वो आकृतियां उन तीनों के पास आईं और उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। जो भी सुना, उसके बाद उनके होठ खुद ब खुद हिलने लगे और वही उल्टा गीत गाने लगे। वो बूढ़ी औरत की परछाई अब मेज पर बैठ गई थी और उसके इर्द गिर्द सभी आकृतियां नाचने लगी थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। पूरा खंडहर एक पल को जड़ हो गया, नन ध्वनि, नन हरकत। और उसी सन्नाटे में
उस सन्नाटे में अचानक एक धीमी कराहने की आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी गहरी और दर्द भरी थी जैसे किसी को सदियों से सजा दी जा रही हो। गप्पू ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकों पर कोई अदृश्य बोझ था, जैसे किसी ने उसकी आंखें जकड़ ली हों। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, लेकिन दिमाग अब भी डर और सवालों से भरा हुआ था। भोला अब भी मेज पर बैठा था, मगर अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखें अब खाली थी। होंठों पर एक हल्की अजीब मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं थी। उसके ठीक सामने पिट्टू खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी तिरछी थी, जैसे किसी ने उसे घुमाकर फिर सही जगह पर रखा हो। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं बची थी। तभी खंडहर की छत पर टंगी एक पुरानी घड़ी चलने लगी। टिक टिक की आवाज धीरे धीरे कमरे भर में फैलने लगी, और हर टिक के साथ एक परछाई कमरे के कोनों से उठती। एक परछाई अचानक गप्पू के करीब आ गई और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, अब तू तैयार है। गप्पू का शरीर एक झटके में उठ गया। आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी, लेकिन उनमें अब उसका खुद का अक्स नहीं था। उसकी पुतलियां स्याह हो चुकी थी। होंठों पर वैसी ही अजीब मुस्कान थी जैसी बाकी दोनों के चेहरे पर थी। तीनों अब उसी मेज पर बैठे थे जहां पहली बार बैठे थे, लेकिन अब वे खुद मूर्खों की सभा का हिस्सा बन चुके थे। दीवारें धीरे धीरे फिर से सरकने लगीं। एक गुप्त दरवाजा खुला जिसके भीतर सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। वहां से एक और कराहती आवाज आई, और उसी के साथ अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। परछाई फिर से हवा में उभरी और बोली, अब नीचे चलो, असली सभा तो अब शुरू होती है। तीनों बिना कुछ बोले उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियां इतनी संकरी थी कि सिर्फ एक व्यक्ति एक बार में उतर सकता था। सबसे पहले गप्पू उतरा, उसके पीछे पिट्टू और सबसे पीछे भोला। सीढ़ियां नीचे जाती गई और अंधेरा गहराता गया। अब तक सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक विशाल कमरा था जिसमें सैकड़ों खाली कुर्सियां एक घेरे में लगी थी। हर कुर्सी के पीछे एक नाम लिखा था, लेकिन सारे नाम उल्टे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उल्टा किया हो। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था जिस पर एक लंबा सा काला साया बैठा था। वह साया एकदम शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि पूरे कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। साया ने अपना हाथ उठाया और हवा में तीनों को इशारा किया। वे तीनों बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और तीन खाली कुर्सियों पर बैठ गए। साया ने धीमी आवाज में कहा, जो ऊपर था वह बस परीक्षा थी, अब असली मूर्ख बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। सिंहासन के चारों ओर दीवारें घूमने लगीं और हर दीवार पर अचानक अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। किसी गांव में रात के समय बच्चों के रोने की आवाज, किसी औरत की चीख, किसी आदमी का पागलों की तरह नाचना। हर दृश्य में एक ही चेहरा बार बार दिख रहा था, वही चेहरा जो खंडहर की दीवारों पर। फिर तीनों की कुर्सियां धीरे धीरे जमीन में धंसने लगीं और उनके चारों ओर एक घेरा बनता गया, एक अदृश्य परत जो उनके शरीर और आत्मा को अलग कर रही थी। उनके मुंह से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन दिमाग में एक शोर गूंज रहा था, जैसे हजारों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। वहीं खड़े बाकी पुराने चेहरे जो दीवारों में समाये हुए थे, अब एक एक कर उस घेरे से बाहर आने लगे। वे बिना शरीर के थे, सिर्फ चेहरा और आवाज थे। तीनों के चारों ओर चक्कर काटने लगे, और हर बार जब वे पास से गुजरते, एक अजीब याद गप्पू, पिट्टू और भोला के दिमाग में भर जाती। वे यादें उनकी नहीं थी, किसी और की थी, लेकिन अब उन्हीं की लग रही थी। उनका चेहरा बदलने लगा, आंखें अंदर की ओर मुड़ने लगीं और शरीर हवा में झूलने लगा। तभी सिंहासन पर बैठा वह साया उठा और धीरे धीरे उनके पास आया। उसने तीनों की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, अब तुम सिर्फ नाम नहीं हो, अब तुम इस सभा की आत्मा हो। जो भी तुम्हारे पास आएगा वह भी मूर्ख ही बनेगा। साया के शब्दों के साथ ही तीनों की आंखें अचानक जलने लगीं और उनके सिर झुकते ही जमीन फट गई। नीचे से फिर वही काले हाथ निकले, लेकिन इस बार वे हाथ किसी को पकड़ नहीं रहे थे। वे तीनों को गले लगा रहे थे, जैसे पुरानों की वापसी हो रही हो। खंडहर के बाहर सुबह हो चुकी थी। एक बच्चा जो खेलते हुए रास्ता भटक गया था, अब खंडहर के दरवाजे पर खड़ा था। वह मुस्कुराया और अंदर जाने लगा।